देखा जाएगा जी क्या किया जाए। चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। देखिए आप लोगों को कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन बता दिया गया था। कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड काइंड, कंट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ सेकंड काइंड, मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड काइंड, इतना हो गया था। नेक्स्ट अब हेडलाइन डालिए, लिखिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर। ये 3 टॉपिक आज बताएंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर, ऑफ अ स्केलर, इसको ब्रैकेट में लिखिए कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। 3 टॉपिक्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर, देखिए नाम कह रहा है आपसे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर, स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया था कि पहली बात, अगर ये कोई वेक्टर है आपका, इसको कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका सिंबल ये होता है कि कॉमा दे करके जे बनाते हैं। जैसे ही किसी भी इंडेक्स में कॉमा दे के जे बना होगा, ये अंडरस्टूड है कि ए आई को कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं जे के रिस्पेक्ट में। ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ठीक, डिफरेंशिएशन के बाद जो भी मिलता है, अगर ए आई 1,0 टाइप का होता है तो आफ्टर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ये 1,1 टाइप का मिलता है। मतलब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बाद कोवेरिएंट पोजीशन में एक इंडेक्स बढ़ जाता है। यहाँ हमसे कहा गया है कि स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, स्केलर मान ले रहे हैं फाई है, चूंकि ये स्केलर है तो इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं होगा। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कहा है तो कॉमा दे करके आई लिख देंगे। चूंकि स्केलर का इंडेक्स 0,0 होता है तो ये जाहिर सी बात है कि आफ्टर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ये 0,1 टाइप का हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक नाम और दिया गया, कहा गया कर्ल ऑफ अ वेक्टर, या ऐसा कर लीजिए, कर्ल ऑफ अ वेक्टर बाद में बताएंगे, इसको काट दीजिए, पहले इसी को केवल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर, स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन फाई कॉमा आई से रिप्रेजेंट कहते हैं इसका मान डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई के बराबर होता है। डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो ऑर्डिनरी। ये पार्शियल का डिफरेंशिएशन है, इसलिए ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उस स्केलर के ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ऑर्डिनरी जो हम लोग बचपन में पहले अपने पास्ट में पढ़ते आए हैं वो, पार्शियल मतलब एक से अधिक इंडेक्स होते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। चूँकि आपको पता है एक्स आई में आई का मान 1 से n तक है तो एक वेरिएबल x1, x2, x3, x4 डैश 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 xn, मतलब एक से अधिक वेरिएबल आए इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। तो कोई पूछे कि किसी स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कहिएगा किसी स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उस स्केलर के ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। इसको अगर एक बार हम और डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा फाई कॉमा, पहले आई के रिस्पेक्ट में था, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जे के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने का तरीका आप लोगों को पहले बताया गया था, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको ढक दीजिए, ढकने के बाद जो दिख रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए, फाई कॉमा आई मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जे के, डेल एक्स जे। फिर कहते हैं अगर नीचे वाले इंडेक्स को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, ऊपर वाले इंडेक्स को चेंज करते हैं तो प्लस साइन आता है। नीचे वाले इंडेक्स को चेंज करेंगे इसलिए माइनस आएगा, मिलेगा फाई कॉमा के।
अब इस k को अरेंज करेंगे तो मिलेगा k i कॉमा j क्रिस्टोफर सिंबल के साथ। ये तरीका बताया गया था। एक बार फिर से इस तरीके को देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपके पास है a i j k, इसको l के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ढक देंगे। ढकने के बाद जो मिलता है वो है a i j k। इसको पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं l के रिस्पेक्ट में, फिर इसको ढकेंगे। 3 इंडेक्स दिख रहे होंगे, इन तीनों को बारी बारी से डमी इंडेक्स से रिप्लेस करेंगे। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। जब ऊपर वाले को रिप्लेस करते हैं तो प्लस का साइन आता है, नीचे वाले को रिप्लेस करते हैं तो माइनस का साइन आता है। हम डमी इंडेक्स p लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले a i j k में i को p से रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा a p j k क्रॉनिकर डेल्टा i p l प्लस, अब इसको रिप्लेस करेंगे तो a i p k मिलेगा j p l। उसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे माइनस a i j p आएगा p k l। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है। मतलब नीचे वाले इंडेक्स को चेंज करते हैं तो माइनस, ऊपर वाले इंडेक्स को चेंज करते हैं तो प्लस। चूँकि यहाँ पे हमारे पास दोनों इंडेक्स, एक इंडेक्स नीचे की ही तरफ था, इसलिए कैसा साइन आया है, माइनस। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स जे। जैसे लिखा था हमने लिख दिया। फाई कॉमा आई बचा है, फाई कॉमा आई की जगह लिखेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स आई माइनस फाई कॉमा के की जगह लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, साथ में आएगा के आई जे। दिस इम्प्लाइज दैट फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स के आई जे। ये किसी भी स्केलर को 2 बार कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करने पर मिलने वाले टर्म का एक्सप्रेशन है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फाई कॉमा आई जे से फाई कॉमा जे आई का मान निकालेंगे। जे आई का मान निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करेंगे तो मिलेगा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स आई, जे की जगह आई की जगह जे माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स के, साथ में मिलेगा के जे आई। ठीक, आपको पता है क्रिस्टोफर सिंबल सिमेट्रिक होते हैं और आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में आइलर्स थ्योरम पढ़ा था। वो कहता है डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे इज इक्वल टू डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई। आइलर्स थ्योरम कहते थे। उसके हिसाब से अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट फाई कॉमा जे आई इज इक्वल टू आइलर्स थ्योरम की हेल्प से डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई और माइनस के साथ डेल फाई बाई डेल एक्स के आई जे आई की जगह सिमेट्रिक होता है तो हमने आई जे लिख दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर फॉलो करेंगे तो आप ये पाएंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का RHS सेम है। अगर RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू फाई कॉमा जे आई, जो इस बात को बताता है कि किसी भी स्केलर का 2 टाइम्स कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन सिमेट्रिक होता है। पहले i के रिस्पेक्ट में करो चाहे j के रिस्पेक्ट में, पहले j के रिस्पेक्ट में करो या i के रिस्पेक्ट में, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। दैट मीन्स इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लिखिए, ये सब आर्टिकल्स खूब पूछे जाते हैं। मतलब अब आप चैप्टर्स का समझ लीजिए 28 से 27-28 नंबर का पेपर आपको यहाँ तक भी मिल जाएगा, ये और आगे वाला चैप्टर पढ़ने के बाद। लिखिए, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव of a scalar invariant, the covariant derivative
of a scalar invariant phi is defined as its ordinary partial derivatives and these are components of a बताइए फाई का टाइप क्या था? फाई का टाइप 0,0। एक बार कोवेरिएंट डिफरेंशिएट किया तो उसका टाइप 0,1, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका टाइप 0,2, यही लिखवा रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर कंपोनेंट ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर नीचे से लिखिए therefore ये phi i is equal to del phi upon del xi, हो गया। नीचे से लिखिए द कोवेरिएंट डेरिवेटिव of this vector is denoted by phi ij। फिर से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा phi ij, लिखिए इज डिनोटेड बाय phi ij and is defined as ये लाइन क्वेश्चन 1 तक हो गया। नीचे से लिखिए इंटरचेंजिंग इंडिसेस i and j in equation 1 I and j in equation 1 comma we get यहाँ से लेके पूरा उतार लीजिए, यहाँ से लेके उतारिए पूरा।
हाँ पूरा लिख लीजिए, नीचे तक लिख लीजिए। हो गया, इसके आगे लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सिंस क्रिस्टोफर सिंबल आर सिमेट्रिक इन आई एंड जे, सिंस क्रिस्टोफर सिंबल आर सिमेट्रिक इन आई एंड जे, सिंस क्रिस्टोफर सिंबल आर सिमेट्रिक इन आई एंड जे, हो गया। नीचे से लिखिए thus the order of covariant derivative, thus the order of covariant derivative is commutative in this case, is commutative in this case, full stop, फिर लिखिए this is the only case in which it happens so, this is the only case in which this happen so, मतलब ये अकेला ऐसा केस है जिसमें ऐसी घटना घटित होती है। अकेला ऐसा केस होने का मतलब ये है कि केवल और केवल स्केलर के केस में ही ये घटना घटित होगी। आप सोचें हम कोई टेंसर ले लें और टेंसर के साथ ये काम करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस केस में भी आपको ये दोनों सेम मिले। दैट मीन्स इन द केस ऑफ ओनली स्केलर दिस हैपन्स हो, केवल और केवल स्केलर के केस में ये घटना घटित होगी और किसी के केस में ये घटना घटित हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। देखिए पहली चीज, हाँ वहां से हटा दीजिए, कर्ल ऑफ अ वेक्टर अब फिर डाल दीजिए, कर्ल ऑफ अ वेक्टर वहां से हटा दीजिए। देखिए अभी आपके पास कर्ल ऑफ अ वेक्टर, अभी आपके पास एक टॉपिक था उसका नाम था कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर। तो आपने जो भी प्रोसीजर किया वो किस पे किया, स्केलर पे। अब आपके पास नाम है वेक्टर, तो जो भी प्रोसीजर करेंगे किस पे करेंगे, वेक्टर। एक और टॉपिक अभी पढ़ाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अंतर समझ लीजिए, डाइवर्जेंस हमेशा कंट्रावेरिएंट वेक्टर का निकलता है, कर्ल हमेशा कोवेरिएंट वेक्टर का निकलता है। पहला अंतर, अगर कोई आपसे कहे कि हम कोवेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं तो कोवेरिएंट को पहले कंट्रावेरिएंट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, एसोसिएट की हेल्प से। आपको पता है कि कोई भी कोवेरिएंट वेक्टर हो ए आई, उसमें जी आई जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग एक दूसरे का एसोसिएट कहा करते थे। ठीक है, एसोसिएट ऑफ अ वेक्टर पढ़ाया है मैंने। ठीक, तो होता क्या है कि डाइवर्जेंस हमेशा कंट्रा का निकलता है, कर्ल हमेशा कोवेरिएंट का निकलता है। अगर कोई पूछे कि कंट्रा का डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे तो कंट्रा कोवेरिएंट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रा में। और कोई पूछे कि कंट्रा वेरिएंट का कर्ल कैसे निकालेंगे तो कंट्रा को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, को में, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट। इसका कन्वर्टेशन तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका कन्वर्टेशन आपके कोर्स में है। मतलब हमसे कई बार डाइवर्जेंस पूछेगा कोवेरिएंट वेक्टर का। इन सच अ केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट कोवेरिएंट वेक्टर इन कंट्रावेरिएंट वेक्टर, फर्दर देन वी विल टेक अ डाइवर्जेंस ऑफ सच अ वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए
हमारे पास टॉपिक है कर्ल ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का कर्ल निकालना है। तो किस वेक्टर का हम लोग निकालेंगे? कोवेरिएंट वेक्टर का। कोवेरिएंट वेक्टर मान लीजिए हमने ले लिया वी आई और कोई कहे इसका कर्ल निकालो, तो इसका कर्ल होता है वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई, कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, पहले वी आई का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करते हैं जे के रिस्पेक्ट में, फिर आई और जे को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने के बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वही कहलाता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई। करके अब हम दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। जैसे वी आई कॉमा जे है तो इसके लिए हमने बताया आप इसको ढक देंगे। इसको ढकने के बाद आपको वी आई दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी आई का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जे के रिस्पेक्ट में, फिर ढक देंगे। इसको चेंज करेंगे, नीचे की तरफ है माइनस का साइन आएगा, मिलेगा वी के और साथ में के आई जे। ये इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा है। अब आई और जे को इंटरचेंज करेंगे तो मिलेगा वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ जे कर दीजिए, जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ आई कर दीजिए। तो आएगा डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई माइनस वी के, साथ में मिलेगा के जे आई। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई माइनस वी के कोवेरिएंट कम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिए, क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है आई जे। इसको कंसीडर करिए 1, इसको कंसीडर करिए 2। चूँकि हम लोग को कर्ल निकालना है तो कर्ल निकालने के लिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगी। केवल आपको मिलेगा डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई। दिस इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर वी आई। ये डिफाइन करने का तरीका है। तो अब हम कभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देंगे, हमको इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे वी आई जे आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई की जगह हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, लिखिए द कर्ल ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, द कर्ल of a covariant vector small v, the curl of a covariant vector small v with component vi, I नीचे की तरफ, with component vi, I नीचे की तरफ, is a covariant tensor of second order, is a covariant tensor of second order, is a covariant tensor of second order whose component are वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई, फुल स्टॉप। वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई, फुल स्टॉप। हो गया। अब आर्टिकल में हम लोग इसका यही मान निकालने की कोशिश करेंगे। नीचे से लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, by definition of covariant differentiation of a covariant vector comma we have इक्वेशन नंबर 1 लिखिए।
हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के नीचे से लिखिए इंटरचेंजिंग इंडेक्स आई एंड जे, इंटरचेंजिंग इंडेक्स आई एंड जे कॉमा वी हैव, पूरा उतार लीजिए, बस दुआ करिए इस बार एग्ज़ाम आप लोग का ढंग से हो आ जाए, ऐसा ना हो कि उसमें भी फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए। अभी तो सब चीज़ें पटरी पे आ रही थी, फिर से बंद भी शुरू हो गई। होना तो चाहिए। अब फिर से अहमदाबाद में, दिल्ली में किया गया, सब उतार लीजिए। लखनऊ में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज के पेपर में है यूपी के गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, इन सब पे एकदम कड़ी नज़र रखी गई है। जहाँ पेशेंट बढ़ेंगे तुरंत ही लॉकडाउन हो जाएगा। हो गया। इसके नीचे से लिखिए द कंपोनेंट ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई, द कंपोनेंट ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई, द कंपोनेंट ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई, द कंपोनेंट ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर वी आई, आई नीचे की तरफ, कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताबों में, वी आई को पहले कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जे के रिस्पेक्ट में, चूँकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के बराबर ही भी आया तो इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस डेल आई वी जे। कहीं ये भी लिख कर आए तो इसका मतलब भी वही है कर्ल ऑफ अ वेक्टर। लिख लीजिए डेल जे वी आई माइनस डेल आई वी जे। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, लगाइए इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इंपॉर्टेंट। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, देखिए डाइवर्जेंस किसका होता है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर का। मान ले रहे हैं ए आई कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो कहते हैं इसका मान आता है ए आई कॉमा आई। ए आई कॉमा आई का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ए आई को कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे जे के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इसको कोवेरिएंटली
डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जे। ठीक, कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन करेंगे आई और जे को। कॉन्ट्रैक्टिंग आई एंड जे, जैसे ही आई और जे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जे की जगह आई लिख देंगे, और जैसे ही जे की जगह आई लिखेंगे हमको उसका डाइवर्जेंस मिल जाएगा। दैट मीन्स डाइवर्जेंस भी दो प्रोसीजर से मिलके बना है। पहला है उस वेक्टर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन, तब जा करके हमको मिलता है डाइवर्जेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम पहले डिराइव करके दिखा रहे हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हमको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई निकालने के लिए हमको ए आई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंटली। ठीक, करवाइए, इसको ढक देंगे, क्या दिख रहा है ए आई, तो डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे, फिर ढक देंगे, क्या दिख रहा है ए आई को चेंज करेंगे, ऊपर की तरफ है प्लस का साइन आएगा, मिलेगा ए के, बैलेंस करवाइए, के ऊपर बैलेंस करने के लिए नीचे आई और जे, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम कहेंगे कि इसको कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आई एंड जे कॉमा वी गेट, जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा हमको ए आई कॉमा आई इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे आई, मिलेगा डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए के आई। इसका मान निकलवाए थे क्रिस्टोफर सिंबल की जब प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहे थे तो। ठीक है, इसका मान मिलता है आपको। दिस इम्प्लाइज दैट, इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए आई कॉमा आई इज इक्वल टू डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए के, इसका मान होता है डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग अंडर रूट जी। कुछ याद आया? मान उसको निकलवाए थे। ठीक है, ये मान यहाँ पे रख देंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए आई कॉमा आई। अभी इसको लिखने का तरीका बताए थे, डेल आई कॉमा ए आई, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऊपर बताएं लिखने का तरीका जब इसका कंपोनेंट लिखवा रहे थे तब। ठीक है, साथ में आएगा डेल अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग रूट जी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए आई कॉमा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स के रूट जी ए के। कहाँ पे? ये छूट गया यहाँ पे, ए पे पावर के। देखिए ठीक है। अच्छा, अब हम ये कैसे लिखें वो समझाने चल रहे हैं। चलिए देखिए, इस लाइन को देखिए, आई ऊपर आई नीचे, डमी इंडेक्स है, किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह के कर दें तो किसी को कोई परेशानी? डमी था, ऊपर नीचे चेंज कर दिया। इस टर्म को एक्सपेंड करिए, ये अपने आप आ जाएगा। करके दिखा रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 अपॉन रूट जी बाहर लिखा है, 1 अपॉन रूट जी को बाहर लिख दिया, डब्बा बना दिया। चलिए बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कराइए। सबसे पहले रूट जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए के बाहर हो जाएगा। ठीक है, आएगा डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग
रूट जी, डेल अपॉन डेल एक्स के रूट जी, ठीक, प्लस उसके बाद जो है रूट जी को बाहर करेंगे तो मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स के ए के, ठीक, ब्रैकेट ओपन कराइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले इस टर्म को लिख रहे हैं, रूट जी से रूट जी कट जाएगा, आएगा डेल अपॉन डेल एक्स के ए के, डेल अपॉन डेल एक्स के ए के, प्लस ये आएगा 1 अपॉन रूट जी ए के डेल अपॉन डेल एक्स के रूट जी, ठीक, इसको लिख सकते हैं डेल के ए के प्लस ए के डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग रूट जी। क्यों? लॉग रूट जी का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट जी डेल बाई डेल एक्स के रूट जी। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसीलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कई जगहों पे यूज होता है। ठीक है, लिखिए इसमें कुछ लिखवाएं अभी तक नहीं, लिखिए द डाइवर्जेंस ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, द डाइवर्जेंस ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर whose component are ai ऊपर की तरफ, whose component are ai ऊपर की तरफ is denoted by divergence of ai, is denoted by divergence of ai and is defined as ये फॉर्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ ai इज इक्वल टू ai कॉमा i, डाइवर्जेंस ऑफ ai इज इक्वल टू ai कॉमा i। हो गया? नीचे से लिखिए thus the divergence of ai, thus the divergence of ai, देखिएगा आई इंडेक्स ऊपर आई इंडेक्स नीचे कैंसिल हो गया, इंडेक्स फ्री हो गया, मतलब किसी भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस लेने पर स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब जो हम बोल रहे हैं, सब वाइवा में पूछी जाती हैं। लिखिए दस डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज अ स्केलर इनवेरिएंट क्वांटिटी, इज अ स्केलर इनवेरिएंट क्वांटिटी, इज अ स्केलर इनवेरिएंट क्वांटिटी obtained by contracting the covariant derivative of ai, obtained by contracting the covariant derivative of ai, आई ऊपर की तरफ, नीचे से लिखिए by definition of covariant differentiation, by definition of covariant differentiation of ai, आई ऊपर की तरफ, of ai comma we have ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, ये सब उतार लीजिए यहाँ तक।
ओके भाई। ये सब मत उतारिएगा इधर वाला, ये मत उतारिएगा, ये समझाने के लिए था। अब इसके बाद एक फार्मूला पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, वही मेनली एग्जामिनेशन में कई बार आता है। ठीक है, अब हम लोग उस फार्मूले को डिराइव करेंगे। हो गया भाई, लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करके, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। हो गया, इक्वेशन नंबर 2 नीचे से लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इफ फाई इज अ स्केलर इनवेरिएंट, इफ फाई इज अ स्केलर इनवेरिएंट, if phi is a scalar invariant and u is a vector, if phi is a scalar invariant and u, small u, is a vector with contravariant component ui, with contravariant component ui, then we may express the divergence of, then we may express the divergence of, we may express the divergence of phi into u as, phi into u as, यहाँ देखिए ASS। देखिए आपको पता है स्केलर में किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है। बहुत शुरू में ही आपको बताए थे कि अगर ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पर इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता है, इसकी टेंडेंसी चेंज नहीं होती है। अगर यू आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो फाई का मल्टीप्लाई करने पर भी जो मिलेगा वो कंट्रावेरिएंट ही वेक्टर होगा, मतलब इसके नेचर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। आप ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाइवर्जेंस केवल कंट्रावेरिएंट वेक्टर का ही निकलता है। तो चूंकि फाई स्केलर यू आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट लिया गया तो वापस से कंट्रावेरिएंट वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसका डाइवर्जेंस निकालना पॉसिबल है। डाइवर्जेंस निकालेंगे तो देखिए इसके डाइवर्जेंस का फॉर्मूला बनता क्या है, बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है, वही जनरेट करने चल रहे हैं। डाइवर्जेंस ऑफ फाई कॉमा यू इज इक्वल टू, सबसे पहला टर्म आएगा 1/√g, ठीक। दूसरा टर्म आएगा del/del x के, साथ में आएगा √g a का मतलब फाई यू के, क्योंकि आपको पता है फाई पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या मिल गया, फाई यू के इज इक्वल टू 1/√g, ठीक। अब देखिए पता है डिफरेंशिएशन के दौरान जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मान करके करेंगे। इसको हम एक फंक्शन मान रहे हैं, इसको दूसरा फंक्शन मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्केलर था एक ये था, ये दो फंक्शंस थे, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शंस थे, इसलिए हमने स्केलर को अलग कर दिया और यूके को इसके साथ ले लिया है।
क्यों ले लिया है? क्योंकि इस परिभाषा में भी एक के साथ कौन था? रूट जी। तो हमने यूके के साथ किसको ले लिया है? रूट जी को, और इसको अलग कर दिया है। अब आपको दो फंक्शंस दिख रहे होंगे, एक ये, दूसरा ये। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की परिभाषा लगाइए, बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कराइए। चलिए कराइए। सबसे पहले हम लोग फाई को बाहर करेंगे, आएगा डेल अपॉन डेल एक्स के ब्रैकेट में अंडर रूट जी यू के। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ये समझ में आया क्यों इसको साथ लिए है? यहाँ पे ए के साथ रूट जी था, तो यू के साथ रूट जी को ले लिया। फाई एक दूसरा फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन था, तो फाई को हमने दूसरा फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन है आपका रूट जी यू के इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको हम लिख रहे हैं, रूट जी से रूट जी कट जाएगा, आएगा यू के डेल फाई अपॉन डेल एक्स के प्लस इसको लिख रहे हैं तो फाई अपॉन रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स के रूट जी यू के, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, इसकी बात करें, ये हटा के इंडेक्स फ्री करके लिख रहे हैं अब u इंटू, इसके बारे में आपको बताया गया था, अभी पढ़ाए थे, तो कहते थे ये कहलाता है आपका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, इसका नाम होता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, ठीक। प्लस 1 अपॉन रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स के रूट जी यू के की जगह लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ यू के या डाइवर्जेंस ऑफ यू, इंडेक्स फ्री करें तो डाइवर्जेंस ऑफ यू। किसकी जगह हमने लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ यू? 1 अपॉन रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स के रूट जी यू के, बच कौन गया? फाई। इसका क्या मतलब हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू यू का मान होता है यू इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस फाई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ यू। स्केलर का हमेशा ग्रेडियंट निकलता है और कंट्रावेरिएंट का हमेशा डाइवर्जेंस निकालता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा उतारा, जब इसकी बारी आई कंट्रावेरिएंट था तो डाइवर्जेंस, प्लस सेकेंड फंक्शन इसकी बारी आई तो ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है, कैलकुलस में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। लिखिए इसको, एज उतार लीजिए ये चारों लाइन।
हो गया। ये ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, ये लिख लीजिएगा। हाँ नहीं, जैसे ये इंडेक्स फ्री था तो हमने भी इसको इंडेक्स फ्री बना दिया। क्यों? क्योंकि वेक्टर तो ये है, इसका कंपोनेंट ui है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन वेक्टर के फॉर्म में है, कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं है, तो हमने भी इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। u वेक्टर होता है, उसी के कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, इसलिए आंसर भी वेक्टर के फॉर्म में दिए, कंपोनेंट हटा दिए हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि u कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और फाई स्केलर है। हो गया। नीचे से लिखिए, hence divergence of phi into u, hence divergence of phi into u can be written as in terms of divergence of u का डाइवर्जेंस और फाई का ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ u एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। हो गया। एक थ्योरम लिखिए, a necessary and sufficient condition that the curl of a vector field vanishes, comma, is that the vector field B gradient of BEB, gradient of some scalar field. The necessary and sufficient condition that a curl of a vector field vanishes is that vector field be gradient of some scalar field. समझ लीजिए क्या है। पहला तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर प्रूफ करना होगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वैनिशेस का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इज दैट द वेक्टर फील्ड, कंडीशन ये है कि वेक्टर फील्ड बी द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। यही क्वेश्चन है, यही आपको इफ एंड ओनली इफ के साथ शो करना है। क्या मतलब हुआ? आपको पता है कर्ल किसका निकलता है? कंट्रावेरिएंट वेक्टर का। कर्ल ऑफ अ वेक्टर, सॉरी, कर्ल किसका निकलता है? कोवेरिएंट वेक्टर का। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड में हम लोग इसलिए कोवेरिएंट लेंगे और इसका क्या निकालेंगे? कर्ल। कर्ल ऑफ वी आई का मतलब वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई। पहले पार्ट में आपसे कहा है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड,
कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल को वेरिएंट का निकालते हैं, इसलिए कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बताए हैं, इसका मान होता है वी आई कॉमा जे माइनस वी जे कॉमा आई इज वैनिशेज, मतलब ये क्या आएगा जीरो। कब? इफ एंड ओनली इफ वेक्टर फील्ड कौन है? वी आई है ना, वी आई तो वेक्टर फील्ड है, वी आई क्या है? वेक्टर फील्ड। वी आई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट मतलब ये, स्केलर मतलब ये। पहले केस में हम लोग मानेंगे कि ये जीरो है और ये प्रूफ करके दिखाएंगे, दूसरे केस में मानेंगे कि ये ट्रू है और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। यही हमारा थ्योरम है। क्लियर है? इसको नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। ठीक है।